नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग भली-भांति इस सीरीज से परिचित होंगे। ये एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज चलाइए। जो चुनिंदे प्रश्न हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तो आपको बता दूं, जो पहली बार यहाँ पर विजिट किए हैं, ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, इस 5वें पार्ट की बात करें तो इसमें आपको जो प्रश्न दिखेगा वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, जो पॉसिबिलिटी है वहाँ से प्रश्न बनने की, जो खास करके बदलता हुआ पैटर्न बीपीएससी का है, तो उस अनुसार हम यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको बतलाते चलेंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ फाइल आप सभी के लिए निःशुल्क है। पीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ये सभी के लिए निःशुल्क है। कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है इस पीडीएफ के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये वाला जो बैनर आपको दिख रहा है, ये बिहार स्पेशल का जो मंथली संग्रह करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर मई 2024 तक का, ये हमने आपको प्रोवाइड किया है। तकरीबन साढ़े 5 घंटे की ये वीडियो है। समय निकाल के थोड़ा-थोड़ा ही सही, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक बात मेरा मानिए, निश्चित तौर पर ये अगर वीडियो आप देखते हैं, तो भरपूर फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा है इस वीडियो को आपको देखना है। 5 घंटे का वीडियो है, एक दिन में नहीं देख सकते, तो पार्ट वाइज़ इसको देखिएगा। निःसंदेह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप इसका भी पीडीएफ फाइल को बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको इसके बारे में बता दूं, हालांकि जानकारी आप सबों को मालूम होगा, एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई है। प्रत्येक संडे 8 बजे शाम में होता है और जो शीर्ष स्कोरर होते हैं उन्हें रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलता है। तो पहला टेस्ट जो कल जो संडे को हुआ है 8 से लेकर 8:30 बजे तक, इसमें विजेता बने हैं विकास चंद्रा। तो हमारी टीम की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप लोग भी प्रत्येक संडे 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो खास करके 70वीं बीपीएससी, बीपीएससी टीचर या फिर बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी, इसके अतिरिक्त बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, जहां पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बेधड़क आप इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होइए। ये बिल्कुल सभी के लिए निःशुल्क है, एंट्री फीस इसकी 0 है, 1 भी रुपया पे आपको नहीं करना है। बस यहाँ पर अगर आप स्कोर बेहतर करते हैं, रैंक 1 अगर आपका रहता है, तो आप हमारी तरफ से, हमारी ओर से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न आप सबों के मध्य है और सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो भी तथ्य यहाँ पर हम आपको बतलाएंगे, उसे ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अच्छा, 100 नंबर तक का प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। आज की इस वीडियो में जो हमारा अगला प्रश्न होगा, यह है 101 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले सीटों के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है? देखिए, आप सब जानते हैं कि बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं, वो 40 सीटें निर्धारित है और इसी के संदर्भ में यहाँ पर ये पूछा गया है। 18वां लोकसभा चुनाव अभी आयोजित हुआ है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अराइज होंगे। सभी तथ्यों पर ध्यान रखिएगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर भी हम आपको देंगे। हालांकि पहले भी आपको दिया जा चुका है। देखिए, जो मिलान यहाँ पर आपको दिया गया है विकल्पों में, इसमें जो विकल्प नंबर डी है, यही यहाँ पर सही कि लोजपा जो रामविलास, यहाँ पे राज जो ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका अर्थ है रामविलास। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 सीटों पर जीत हासिल किया है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पांचों पर जीत हासिल किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखेंगे कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वहीं पर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें तो 9 सीटों पर जीत मिली। देखिए, एक अन्य सीट जो खासकर निर्दलीय लड़े थे, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने जीत हासिल किया था। कुल 40 सीटों में से 30 सीट मिला एनडीए को, ये ध्यान रखिए। इंडिया अलायंस को 9, 30 9 39 और 1 सीट पप्पू यादव को निर्दलीय। तो 40 सीटों का बंटवारा इस प्रकार हुआ है।
लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, उसको भी यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे लगता है कि ये आपको याद रखना हर हाल में चाहिए। देखिए, भाजपा जो एनडीए का जो घटक दल है, भाजपा 17 सीटों पर लड़ी और 12 पर जीत हासिल की। जदयू की बात करें, 16 पर लड़कर 12 पर जीत हासिल की। लोजपा रामविलास 5 पर लड़कर 5 पर जीत हासिल की। वहीं पर हम सेकुलर की बात करें तो 1 पे लड़कर 1 पर मतलब जीत हासिल किया। ये यहाँ पर देखिए, दोनों जो राजनीतिक दल है, लोजपा रामविलास और हम सेकुलर, जीत का जो प्रतिशत है देखेंगे, आपको 100% यहाँ पर आपको दिखेगा। 5 में से 5 जीत, 1 में से 1 जीत। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाती है। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर एनडीए की। इसके अतिरिक्त हम बात करें महागठबंधन इंडिया अलायंस की, तो इसके जो घटक दल हैं, इसमें प्रमुख जो है राजद, जिनमें बिहार के संदर्भ में बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार के 40 सीटों को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो राजद 23 पर लड़कर 4 पर जीत हासिल की। कांग्रेस 9 पर लड़कर 3 पर हासिल की जीत। भाकपा माले 3 पर लड़कर 2 पर जीत हासिल की। और वहीं पर एक अगला नाम है निर्दलीय, जो कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के हैं, तो इन्होंने जीत हासिल किया। तो कुल मिला के 40 सीटों का जो बंटवारा हुआ, जो विजेता चुना गया, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव को लेकर एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है। जो 7 चरणों की हमने यहाँ पर चर्चा किया है, ऐसे में केवल 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये सातों चरणों के चुनाव आयोजित हुए। एक तो उत्तर प्रदेश, फिर अपना बिहार और पश्चिम बंगाल। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अच्छा, प्रश्न में बिहार को लेकर लिखा गया, आप लोग जानते भी होंगे। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40, उत्तर प्रदेश में है 80, पश्चिम बंगाल में है 42। ये चीजें बहुत आसान है, लेकिन याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार में जो चुनाव आयोजित हुआ 7 चरणों में, किस किस लोकसभा सीट पर हुआ, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर सातों चरणों को लेकर पूरा डेट वाइज यहाँ पर लिखा गया है। पहला चरण आयोजित हुआ था 19 अप्रैल 2024 को, अंतिम चरण 1 जून 2024 को, और चुनाव का परिणाम आया 4 जून 2024 को। ये सारी बातें यहाँ से समझना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित हुए या फिर आयोजित 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार में किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत 100% रहा है? इसको लेकर थोड़ी इंफॉर्मेशन अभी हम आपको दे रहे थे पहले प्रश्न में, यानी कि जो पिछला प्रश्न हमने बताया। जो 2 राजनीतिक दल हैं, एक तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, और एक हम सेकुलर जो जीतन राम मांझी वाली पार्टी है। तो ये दोनों राजनीतिक दल का बिहार में जीत का जो प्रतिशत है, वो 100% रहा है। विकल्पों को जब आप नजर में यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो आपको लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दिखेगा। यही इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी विकल्प में हम सेकुलर रहता, तो विकल्पों का जो चयन होता, वो यहाँ पर उस आधार पर होता जिस प्रकार से विकल्प आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, वही चीजें रिपीट हुई है। इन सारे बातों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस भी राजनीतिक दल का जो चुनाव चिन्ह है, वो यहाँ पर हमने रखा है। जैसे कि हम सेकुलर की बात हम करें, जिसका जीत का प्रतिशत 100% नहीं 100% रहा है, तो इसका चुनाव चिन्ह है कढ़ाई। और वहीं पर जो बात हम कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो हेलीकॉप्टर, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें हमने पीडीएफ में भी आपको दिया है, और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है, वहां पर इस 18वें लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत जानकारी हमने दिया है। हालांकि एक सेपरेट वीडियो ये जो आप देख रहे हैं, ये 18वें लोकसभा चुनाव 2024 पर ही आधारित है। मुझे नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंट तथ्यों का संग्रह आपको किसी और वीडियो में मिलेगा। आप अगर समय है तो थोड़ा-सा समय निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमने डिटेल में आपको दिया है। ये किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? इसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, चुनाव जो संपन्न हुआ है, तो ऐसे में चुनाव आयोग से भी संबंधित प्रश्न बनना स्वाभाविक है। यहाँ पर आप नज़र डालिएगा, चुनाव आयोग को लेकर तो और भी कई चीज़ें हम आपको बतला चुके हैं, लेकिन एक ज़रूरी बात मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं इस लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए। देखिए, एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था सी विजिल ऐप, जो कि आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत दर्ज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था नो योर कैंडिडेट ऐप, जिसका निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, तो ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से जाना जा सकता है।
अगला एप्लीकेशन का नाम है सक्षम, खास करके दिव्यांग व्यक्तियों का या फिर जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो उनके मतदान को घरों पर जाकर सुनिश्चित करने की दिशा में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर और भी बतला दूँ। दरअसल पहला जो लोकसभा चुनाव था 1951-52 में हुआ था। ये अब तक के भारत के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा लंबा चुनाव था, ये इस बार वाला था 18वां लोकसभा चुनाव, जो कि 44 दिनों तक चला था। लेकिन 51-52 वाला जो चुनाव था, ये 4 महीने तक चला था। तो इस लिहाज से ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस चुनाव की कुछ तस्वीरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर है, बिहार महोत्सव का आयोजन हुआ 1 जून 2024 को। ऐसे तो बिहार को लेकर बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है, पुनः से हम देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिलहाल प्रश्न पे फोकस करते हैं कि 1 जून 2024 को जर्मनी में एक स्थान है फ्रैंकफर्ट, यहीं पर बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसको लेकर कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखना है कि पिछले 4 सालों से यहाँ पर इस महोत्सव का यानी कि बिहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन बिहार के रहने वाले लोगों की ओर से जून के महीने में किया जाता है। 2024 में ये आयोजित हुआ है 1 जून 2024 को। इसके उद्देश्य की बात करें तो बिहार की संस्कृति और यहाँ से जुड़े लोक नृत्य को वहाँ के युवा पीढ़ी तक पहुँचाना है। साथ ही इस महोत्सव में बिहार की जीवंत परंपराओं, संस्कृति, कला और स्वादिष्ट व्यंजनों को भी दर्शाया गया। इसका स्टॉल भी यहाँ पर इस महोत्सव में लगाया गया था। अच्छा, कुछ और भी बात है, जैसे कि यहाँ पर बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं। एक बेसिक सा जानकारी यहाँ पर यह है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, ये चीजें यहाँ पर हमने भी लिख दिया है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ये ध्यान रखिए, 12वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 22 मार्च 1912 को। इसी दिन को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 में जो बिहार दिवस मनाया गया है, इसको लेकर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये 112वां बिहार दिवस है जो कि 2024 में मनाया गया है। राजकीय स्तर पर कोई भी समारोह कहीं पर आयोजित नहीं हुआ बिहार में, इस वजह से इसका कोई भी थीम या फिर विषय निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन 2023 में हमने आपको जानकारी दिया था, जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया था, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, सात निश्चय, जो वर्तमान में इसका फेज 2 चल रहा है, उसी से ये लिया गया था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इससे पिछला वाला जो बिहार दिवस था 2022 वाला 110वां बिहार दिवस, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय की। इसको लेकर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। 2015 से 20 तक इसका फेज 1 चला और 2020 से अब जो संचालित है, ये इसका फेज 2 है। तो यहाँ पर इसको लेकर ये बातें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, ये छूट रहा है। इसमें जो बेसिक से पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, आप तो जानते ही होंगे, राजधानी है पटना। लेकिन पटना को लेकर मैंने देखा कि 2 प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है कि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण गंगा नदी के किनारे किनके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के द्वारा लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि पटना नगर को बसाने का श्रेय जो है वो किन्हें दिया जाता है? तो उदयन को दिया जाता है। ये 2 पॉइंट पटना को लेकर डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, ये गोवा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अच्छा, एक चीज़ और, नीतीश कुमार की बात हो रही है तो बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये नीतीश कुमार के ही नाम है। राज्य के पक्षी है गोरैया। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है और 2024 में जो ये दिवस मनाया गया है, इसका थीम है गोरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। 2023 वाला जो थीम था, ये था आई लव स्पैरो। अच्छा, इसके अतिरिक्त राज्य के पशु बिहार की है बैल, राज्य के वृक्ष है पीपल, राज्य के मछली देसी मांगुर, राज्य के फूल गेंदा, राज्य के खेल है कबड्डी। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि दो स्वास्थ्य के बीच में
जो बोधि वृक्ष आपको दिख रहा है, ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बिहार के परिचय को लेकर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप में सभी प्रश्न जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये प्रश्न है कि बिहार की शराबबंदी नीति पर हाल ही में 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है? ये यहाँ पर प्रश्न है। देखिए इसका जो आंसर होगा ये है विकल्प नंबर ए यानी कि 4.6%। यहाँ पर इस सीरीज में जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमने डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपको डेली बेसिस पर बतलाया है। उसी का यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट है कि विधानसभा में पारित होने के बाद 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ था। वर्तमान में अगर हम बात करें, अगर कोई प्रश्न बनता है बिहार में शराबबंदी या फिर पूर्ण शराबबंदी कब से? पूर्ण शराबबंदी शब्द का जहां भी प्रयोग होगा बिहार के संदर्भ में तो 5 अप्रैल 2016। आंशिक शराबबंदी की बात होगी तो 1 अप्रैल 2016। ये ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में बिहार की शराबबंदी नीति पर द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में एक नया शोध प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार एक तरफ जहां स्वास्थ्य संबंधी लाभ पहुंचा है तो दूसरी तरफ हिंसा में भी कमी आई है। इस रिपोर्ट में ये कुछ बेसिक सी बात कही, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर कुछ डेटा जो सामने आती है वो क्या कहती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रतिबंध से पहले बिहार के पुरुषों में शराब का सेवन 9.7% से बढ़कर 15% हो गया है। और वहीं पर दूसरी ओर बात करें, लेकिन प्रतिबंध के बाद बिहार में कम से कम साप्ताहिक रूप से शराब के सेवन में 7.8% तक की गिरावट देखी गई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर अगले पॉइंट में बात करें तो बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में 4.6% और वहीं पर यौन हिंसा में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि शराब पीने के मामले में 24 लाख और पुरुषों में अधिक वजन या फिर मोटापे के 18 लाख मामलों और साथ साथ अतरंग साथी, जो अतरंग साथी शब्द का अर्थ ये होता है, अच्छा इसको पहले पूरा कर लेते हैं। अतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले में 21 लाख की कमी आई है, जो डेटा इसमें निकल कर सामने आती है। अतरंग साथी आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो पहले पति थे, पहले मतलब एक्स एक्स जो बोलते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मतलब उस तरह का, मतलब इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। इससे पहले जो थे वर्तमान से, उसको लेकर जो हिंसा होती है तो इस कैटेगरी की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस रिपोर्ट में जो सारी बातें कही गई है उसका जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है, जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा शराबबंदी नीति को लेकर कुछ विशेष तरह की बातें और भी आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए हाल ही में 26 नवंबर 2023 को, यहाँ पर 22 से आप 23 कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को बिहार में नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बिहार में 26 नवंबर 2011 से मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि उस समय बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं थी। इस बात का भी यहाँ पर हमने खंडन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू किया गया था। लेकिन इससे पहले 1977 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जब बने थे, ये इनका दूसरा कार्यकाल था कर्पूरी ठाकुर का। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में शराबबंदी कानून को लागू किया था। हालांकि 2 साल पश्चात ही उस कानून को भंग कर दिया गया, वो संचालित नहीं हो पाया। कर्पूरी ठाकुर को लेकर ये बात ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कब ये लागू हुआ था, तो 1977 में ये इनका दूसरा कार्यकाल था जब ये लागू हुआ था। अच्छा यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जो बिहार में शराबबंदी है, आंशिक शराबबंदी की बात करें तो 1 अप्रैल 2016, लेकिन पूर्ण शराबबंदी की बिहार में बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब को बंद किया गया था। ये बातें ध्यान रखिए। अच्छा कर्पूरी ठाकुर की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसको लेकर इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे देने वाले हैं, क्योंकि इन्हें भारत रत्न से रिसेंटली सम्मानित किया गया है। कई सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बिहार के रहने वाले हैं, सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। बताएं कि पूरे भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी?
देखिए, ऐसे तो मिड डे मील योजना को लेकर पहले भी हम आपको बतला चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी पूरे भारत में। राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, बिहार के स्कूलों को लेकर बातें हो रही है। इस तरह की जानकारी यानी कि एक प्रश्न यहाँ पर मिशन दक्ष से संबंधित आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2023 में हुई थी। तो इसी तरह का कुछ मिलता-जुलता तथ्य यहाँ पर है, तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, और ये खबर ये है कि अब सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को मिड डे मील योजना में गर्म दूध, यानी कि इस योजना के तहत गर्म दूध पीने को मिलेगा। ये दिन आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। कौन-सा दिन? तो मंगलवार को। अच्छा, ये व्यवस्था जो है, ये पहल जो है, ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ये तिथि आपको ध्यान रखना है, और प्रारंभिक चरण में इसके लिए पूरे बिहार से 44 प्रखंडों का चयन किया गया। देखिए, यहाँ पर ये पहला चरण है, तो इस वजह से यहाँ पर कुल 44 प्रखंडों का चयन किया गया है, और ये सफलतापूर्वक संचालित होती है, तो अन्य प्रखंडों में जो रिमेनिंग है, वहाँ पर ये लागू होंगे। देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मिड डे मील योजना की या फिर मध्याह्न भोजन योजना की, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में, और एक बार पुनः हम दोहरा दें, ये पहली बार नहीं था, इससे पहले कई ऐसे जगह थे, जहाँ पर मिड डे मील योजना संचालित हो रही थी। लेकिन 1995 में ये पूरे भारत में, मतलब इस ईस्वी से ये पूरे भारत में लागू हुआ, और इसे लागू करने का उद्देश्य यही था कि विद्यालयों में जो विद्यार्थियों की जो संख्या, जो उपस्थिति है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग साक्षर हो पाएँ, अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दी जा सके। तो इसी दिशा में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा कि आज़ादी के बाद से, कब? तो आज़ादी के बाद से, यानी कि 1947 के बाद, ये पहली बार था जब तमिलनाडु 1955 में इस योजना को शुरू किया था, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था तमिलनाडु। ये ध्यान रखिए। हालाँकि पहली बार पूरे भारत में जो रिपोर्ट जो सामने आती है, जो कहती है, जो स्रोत हमें प्राप्त है, उसके आधार पर ये पहली बार 1930 में फ्रांसीसी प्रशासन के तहत, यानी कि इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में ये पहली बार एक स्कूल में ये संचालित हुआ था, ये मध्याह्न भोजन योजना। ये चीज़ें यहाँ पर समझना है। अच्छा, एक बात जो कि बहुत ही कॉमन सी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखी गई है। आप सभी लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को देख रहे हैं, ये कॉमन सी जानकारी प्रमंडल, जिला, प्रखंड, अनुमंडल को लेकर याद नहीं होगा। आपसे पूछा जा सकता है। शुरुआत करते हैं बिहार राज्य में प्रमंडलों की। तो बिहार को 9 डिवीज़न में बाँटा गया है। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी हमने आपको बतलाया था। ये ट्रिक था पूसा को मुम्बा दंपति, यानी कि पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, दो से दरभंगा, पो से पटना, दो से दरभंगा, मौ से मगध, पो से पटना, ती से तिरहुत। ये इसका ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो 9 प्रमंडल, यानी कि 9 डिवीज़न में बिहार को बाँटा गया है। इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है 38, 534 प्रखंड, उसके बाद इसमें 101 अनुमंडल, और आपको ध्यान रखना है पंचायतों की जो संख्या है, ये 8405 है। आप सभी को ये मालूम ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम ही नहीं, अगर मान लीजिए इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, तो समझिए कि बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, और वहाँ पर इस चीज़ को लेकर सजग रहना पड़ेगा आपको। बिहार के निवासी या फिर किसी और राज्य से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये कॉमन सी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? अच्छा, इस प्रश्न को लेकर पहले भी हमने आपको बतलाया था कि मैं चाह रहा था कि ये प्रश्न आपको नहीं बताऊँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा यूनिक चीज़ें हैं, बहुत खबरों में रहे हैं, ये शख्स, इस वजह से यहाँ पर हमने इसको शामिल किया है। डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध थे राजू प्रसाद, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। कहीं न कहीं इंटरनेट पर, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। ये पूरे भारत में डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध थे। जो भीख माँगने का इनका जो एक अंदाज़ था, जो क्यूआर जो कोड है, जो स्कैनर है, वो अपने गले में रखते थे, और एक आप यहाँ पर जो टैबलेट है, इसमें अपने पूरे बैंक की डिटेल इसमें रखते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 9 मई 2024 को इनका निधन हुआ। तो बेसिक सी जानकारी, मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इनका नाम ध्यान रखना है आपको, और जिस वजह से ये खबरों में है, और यही कारण है कि हमने यहाँ पर प्रश्न को शामिल किया है। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ, वे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यहीं पर एक स्थान है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है वीटीआर। 1 नवंबर 2022 को यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है और ये बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड की हमने बात किया तो ये एक जापानी कंपनी है डेंसो वेब, इसके द्वारा वर्ष 1994 में ये इसे मतलब कि आविष्कृत किया गया था, इसका खोज किया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार, ये आपको ध्यान रखना है, बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है। इस पुस्तक का जो नाम है ये है क्या, तो बिहार के पद्मश्री कलाकार, ये इस पुस्तक का नाम है। इसमें कुल मिला के 15 कलाकारों की कहानी को बयां किया गया, दर्शाया गया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए वही सब चीज़ों का ज़िक्र यहाँ पर हमने किया है कि बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर हाल ही में एक किताब बिहार म्यूजियम द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक का या फिर इस किताब का जो नाम है यह है बिहार के पद्मश्री कलाकार। तो बिहार के पद्मश्री कलाकार नामक इस किताब को बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस किताब के बारे में मतलब जो इसके बारे में कहा गया है वो यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं। देखिए आज़ादी के बाद से अब तक बिहार के कुल 15 कलाकारों को, इन 15 कलाकारों में से 9 जो कलाकार हैं ये मधुबनी पेंटिंग से तथा 6 अन्य कला से संबंधित है। ये वैसे 15 कलाकार हैं बिहार से संबंधित जिन्हें कि पद्मश्री सम्मान, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इनसे सम्मानित किया गया है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके हैं। एक बार पुनः मैं दोहरा दूँ कि देखिए, आज़ादी के बाद से जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जो पुरस्कार मिले हैं, उनमें बिहार के संदर्भ में देखें तो 15 कलाकार जो कि बिहार से संबंधित हैं, जिन्हें ये पद्म पुरस्कार मिला है और उनमें से आपको ध्यान रखना 9 मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, जो और अन्य 6 हैं वो अन्य कला से संबंधित है। इन सभी के बारे में इस पुस्तक में देखिए यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि इस पुस्तक में बिहार के इन्हीं 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के बारे में लिखा गया है। ये चीज़ें इस पुस्तक की विषय वस्तु है, जिसको लेकर इसमें चीज़ों का वर्णन किया गया है। इस किताब में समकालीन कला से 2 कलाकार उपेंद्र महारथी, श्याम शर्मा, लोक कला से जगदम्बा देवी और भी कई सारे नाम हैं जो कि इसमें शामिल हैं। देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट आप लंबा-सा देख रहे हैं, इसको देखकर डरिए मत। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूँ, पिछले साल 2023 में जो 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला, बिहार के 3 महान हस्तियों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। एक तो कपिल देव प्रसाद, जो आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा सुभद्रा देवी और सुपर 30 के संचालक जो आनंद कुमार है, इन तीनों को सम्मानित किया गया। और जो एग्ज़ाम में प्रश्न अराइज़ हुआ था बीपीएससी वाले एग्ज़ाम में, ये सुभद्रा देवी को लेकर कि किस कला से वे संबंधित है। तो यहाँ पर हमने ये लिख भी दिया है, पेपर मेसी में सुभद्रा देवी। तो इसको लेकर कन्फ्यूज़ मत करना, डरना नहीं है या फिर ये मत सोचना कि सर इतना लंबा कौन याद करे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर मेहनत ज़्यादा होगी, औरों से बेहतर होगी तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, कपिल देव प्रसाद जो कि बवान बूटी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है पद्म पुरस्कारों को लेकर। इसको हम विस्तृत तौर पर और भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये तस्वीरों में, यही वो 3 शख्स हैं जो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए, जो बिहार से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुभद्रा देवी को, आनंद कुमार को और कपिल देव प्रसाद को। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। अच्छा, बिहार को जो पहला पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये वर्ष 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। यहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिए पद्म पुरस्कारों की बात करें तो एक जानकारी आपको ये भी याद रखना है कि पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं। एक है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। आइए 2024 को लेकर जो बातें निकल कर सामने आती है इस पुरस्कार से संबंधित, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2024 की अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कारों की जो 3 कैटेगरी है, एक पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण में देखेंगे कि 110 को पद्मश्री मिला, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण। कुल मिला के पूरे भारत से 132 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें आपको वो सम्मान के बारे में नीचे दिख रहा है जो खास करके बिहार से संबंधित है। देखिए भारत रत्न तो पद्म पुरस्कारों से अलग है
पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत ये 3 आते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले आपको दी जा चुकी है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। इस वाले स्लाइड से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अच्छा, इसमें मुझे ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट इस समय लग रहा है। अशोक कुमार विश्वास जो कि टिकुली कला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। टिकुली कला का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है और इसके अतिरिक्त बिंदेश्वर पाठक को जो कि सामाजिक कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण पुरस्कार से, जो कि वैशाली के रहने वाले हैं। 2023 में इनका निधन हुआ और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने 1970 में किया था। इसके अतिरिक्त भारत रत्न को लेकर ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्य के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, भारत रत्न को लेकर कुल जानकारी जो 2024 में निकल कर सामने आती है, जिन खास करके 5 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया है। एक तो तस्वीर में आप वहाँ पर देख रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है, वो भी ध्यान रखिए। अच्छा, आपको बता दूँ कि अब तक 53 महान हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है? वो जानकारी यहाँ पर है, हमने पहले कई दफ़ा बतलाया है, तो फिलहाल यहाँ पर स्किप करते हैं, एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर वो चीज़ें मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब तक कितने बिहार के शख्स को जो बिहार से संबंधित है या फिर कितने बिहारी को भारत रत्न मिला है, तो कुल मिला के 5 बिहारी को अब तक भारत रत्न मिला है। इनमें एक नाम है, जो पहला नाम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली 2024 में 49वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, ये सभी को याद रखना है। अच्छा, जितने लोग बिहार में आयोजित होने वाले खास करके 70वीं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे स्टडी नोट्स को आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सिलेबस आधारित नोट्स, संपूर्ण बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा जो पैकेज है, जो क्लासेस आते हैं, जो पीडीएफ होते हैं, डेली, मंथली, ईयरली कुछ स्पेशल पीडीएफ होते हैं और इसके अतिरिक्त जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 70वीं यूपीएससी एग्जाम को लेकर, इसके अतिरिक्त सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीज़ें इसी कोर्स में आपको मिलना है। और आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो आपका परीक्षा तिथि प्रस्तावित है, जो खास करके एग्जाम आयोजित होना है, ये 30 सितंबर 2024 को, तो समय रहते हुए इसको ज्वाइन कीजिए, हमारे मटेरियल को पढ़िए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। एक नाम मात्र की फ़ी पे आपके लिए उपलब्ध है। इसका टेस्ट सीरीज को आप चाहें तो कंप्यूटर पे भी सेम आईडी पासवर्ड जो आपका एप्लीकेशन पे होगा, उसी से कंप्यूटर पे लॉगिन करके हमारे वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट है bpscmaker.com, वहाँ पर भी चीज़ों को एकदम से रियल टाइम मतलब फ़ील ले सकते हैं। तो जो भी इच्छुक हैं, आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। ऑलरेडी हज़ारों छात्र इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसको जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, वहीं पर चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? देखिए, बिहार का जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार हुआ है, उसका नाम है सुमेध, जो कि सीमेज समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, सुमेध बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। आपको ध्यान रखना, जिसे कि सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया। इसका अनावरण एवं उद्घाटन 30 अप्रैल 2024 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर सुमेध से संबंधित, लेकिन इसी प्रकार की जानकारी हमने आपको दिया था एक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में। सोफिया को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये हांगकांग की एक कंपनी है, हैंसन रोबोटिक्स, जिसके द्वारा इसे तैयार किया गया था। जब ये तैयार हुआ था, उस समय उतना खबरों में नहीं था, लेकिन खबरों में आया 2017 में। लेकिन जब 2017 में सऊदी अरब की ओर से इसे नागरिकता प्रदान की गई, तब जाके ये बहुत ज़्यादा खबरों में आई। तो यहाँ से ये बातें ध्यान रखिए। अच्छा, इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन और भी हम आपको दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट की बात हुई, तो सोफिया को भूलिएगा मत। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो परिधान में है, जो पोशाक में है, ये साड़ी पहनी हुई है। दरअसल कोलकाता में एक समारोह में ये संबोधित कर रही है। तो एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर ये लाए गए थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन-सा जिला शीर्ष पर रहा है? इस मामले में बिहार का बक्सर जिला शीर्ष पर रहा है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की ओर से, तो जल स्रोतों के संरक्षण में जो जिलों को सूचीबद्ध किया गया, बक्सर इसमें 100 में से 76.61 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। बक्सर प्रथम स्थान पर, दूसरे पर रोहतास, तीसरे पर जहानाबाद और नालंदा जिला इस वक्त चौथे स्थान पर रहा। आपको ये ध्यान रखना, टॉप 10 जिलों में 5वें नंबर पर पूर्णिया रहा है
और वहीं पर ध्यान रखना है राजधानी पटना 4वें नंबर पे, सिवान एवं सुपौल को क्रमशः 37वां व 38वां स्थान पर है। यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर जल स्रोतों के संरक्षण की बात करें, जिलों के संदर्भ में बात करें तो सुपौल 38वां स्थान पर रहा। यानी कि बिहार में जो 38 जिले हैं, सबसे अंतिम स्थान पर रहा सुपौल, सबसे पहले स्थान पर रहा बक्सर। अच्छा, जल की बात हो रही है तो एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, पिछले साल 2023 में हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार सरकार ने 20 घन मीटर से ऊपर के भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया था। ये चीज़ें भूलिएगा मत, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो रही है। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जलस्तर का जो मतलब जो ज़मीन के नीचे जो जलस्तर है, जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है, बराबर नीचे जा रहा है और ख़ास करके जो गंगा का जो दक्षिणी इलाका है, गंगा जो बिहार में बहती है, तो वैसे क्षेत्रों में जो जलस्तर है वो बहुत नीचे जा चुका है, सीमांचल की तुलना में। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। विकल्प नंबर डी यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक 15 मिनट की अवधि पर ये खास करके आंकड़े बताएगा, जो कि इसमें आपको ध्यान रखना है इस मौसम स्टेशन पर तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा की गति आदि का मतलब प्रत्येक 15 मिनट पर ये स्वचालित तरीके से डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये यहाँ ध्यान रखिए। अच्छा, इतना तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक जानकारी यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित ये ध्यान रखना है कि 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो चौथा संस्करण आयोजित हुआ था, इसमें एलएनएमयू ने जो खास करके जो दरभंगा की जो टीम है, कबड्डी टीम, महिला कबड्डी टीम, इस प्रतियोगिता में चौथे संस्करण में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और एकमात्र पदक था जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने बिहार को दिलाया और एक पदक जो कि कांस्य पदक था, महिला कबड्डी टीम ने अपने नाम किया और इसके साथ 115वां स्थान बिहार को मिला था। और आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हम बतला चुके हैं कि बिहार की राजकीय खेल है कबड्डी, ये आप सभी को मालूम होगा। अच्छा, एक बात और, वर्तमान में जो बिहार के खेल मंत्री हैं, ये कौन है? तो सुरेंद्र महता है। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखने योग्य। चलिए, आज का ये सीरीज़ समाप्त होता है, यानी कि आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा अगला होगा पार्ट 6। पार्ट 6 में भी इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर हम आपके बीच हाज़िर होंगे। आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से बस यही एक अनुरोध है, इस सीरीज़ को अगर आप निस्संदेह फ़ॉलो करते हैं, तो भरपूर फ़ायदा यहाँ पर आपको होने वाली है। बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये आपसे वादा है। इस चीज़ को ध्यान आप लोग रखिएगा और जो वीडियो को लेकर हम इस वाले वीडियो के बारे में बतला रहे थे, ये 5.5 घंटे की वीडियो है। समय को निर्धारित करते हुए इसे आप लोग ज़रूर देखिए, भरपूर फ़ायदा आपको होगा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो में लिखिएगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यहाँ से हेल्प हुई है, तो अपने दोस्तों, सहपाठियों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।